आसमा साहिबा, हमने सुना देखा कि जब ये तब्दीली आई आइन में, कई लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहती है और एक नया तरीका बरकैफ अब 1 साल से ज़ायद अरसा हो चला नाफिजुल अमल है। आपने कुछ महसूस किया, इससे कुछ तब्दीली आई? देखिए, बात यूं है कि तब्दीली तो तब आती है जब आप अच्छे कैंडिडेट्स चुनते हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट्री कमेटी का ताल्लुक है, जैसे वसीम साहब ने अर्ज़ की कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी का तो अब कोई रोल रहा ही नहीं। आप जब भी कोई जज का नाम नामजद करता है, जो कि जुडिशल कमीशन है, उसने अपने रूल्स फ्रेम किए हैं और सिर्फ चीफ जस्टिस ही नाम इनिशिएट कर सकते हैं। यानी और कोई मेंबर जो है जुडिशल कमीशन का या पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम वो इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो जुडिशल कमीशन के ऊपर है। और जहाँ से नाम आगाज़ हुए वहाँ पे वकला, मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज सारे वकील इस पे मुत्तफिक हैं कि मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हुए हैं। ये भी मुत्तफिक हैं वकील के तकर्रियाँ ऐसी तेज़ी से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए, क्योंकि आधे आधे हाई कोर्ट खाली पड़े हुए हैं और ये एक प्रोसेस जो है जो इनिशिएट हुआ है और जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ से ही एक तरीका ऐसा अख्तियार किया गया है ऑफ कॉशन के और ये रूल्स इस जुडिशल कमीशन ने खुद बनाए हैं? जी बिल्कुल खुद बनाए हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी का होना इसलिए भी ज़रूरी था, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ कि माजी में वकला की ये बहुत बड़ी तादाद, मैं समझती हूँ तकरीबन सारे इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि पिछला जो सिस्टम था हमें कबूल नहीं था, क्योंकि हमने ये देखा कि जजों के बच्चे ही जज बनते थे। बाहर से जब लोग आते थे तो चीदा चीदा आते थे, रिश्तेदारियाँ, फिर ये एक और भी एक गिव एंड टेक का होता था, 4 मेरे 4 तेरे। तो हम समझते थे कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि 18th या 19th अमेंडमेंट में जो इन्होंने तरीक़ाकार रखा वो दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है, मगर जैसे वसीम साहब ने कहा कि कम अज़ कम डिसीजन मेकिंग फैल गई है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ गई है और इम्कानात मज़ीद भी हैं। असमा जहांगीर साहब, आपने कहा कि कुछ जो पहला निज़ाम था वो ख़त्म हुआ, एक छोटी सी खिड़की खुली, कल को ये एक बेहतर दरवाज़ा भी बन सकता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो सियासी जमातों का कंसेंसस था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें 2-3 नुकात थे कि एक तो जिस रफ्तार से हमारी अदालतों के सामने अब आइनी पिटिशन्स आती हैं और बाज़-औक़ात नताइज के ऊपर, फैसलों के ऊपर सूबाई रंग भी डाले जाते हैं, तो इस मुल्क में एक आइनी कोर्ट होना चाहिए। और दूसरा, कुछ उसमें बड़े वाज़ेह बातें थीं पीसीओ जजेस के हवाले से। ये दोनों बातें क्यों नहीं हो सकीं? आपकी क्या राय है? और फिर उस कमेटी में वसीम सजाद साहब थे, उनसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक पीसीओ जजेस का उन्होंने लिखा था, तो पीसीओ जजेस तो बहुत सारे हैं। मेरा ख्याल है नादर शादर कोई जज होगा जो पीसीओ जज नहीं है। तो वो लॉयर्स मूवमेंट, उसके बाद हमारे जो अब जज साहिबान हैं ये भी तो पीसीओ जज ही थे ना, उनको वापस बहाल किया गया तो वो मुमकिन नहीं था कि उसको रेलेवेंट नहीं रहा था। और मेरा ख्याल है कि ज़माने आगे चले जाते हैं। जहाँ तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आज से नहीं, मेरा ख्याल है कि कई सालों से बहुत सारे लोग, और मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ की हामी में हूँ कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए और उनकी जजों की तकर्री जो हो, उसका जो सिस्टम हो वो इससे भी ज़्यादा टाइट और उसकी जो क्राइटेरिया हो कि किसको जज बनना चाहिए, वो क्राइटेरिया भी 62 और 63 की मैं बात नहीं करी, उस तरह का क्राइटेरिया नहीं, सारे मतलब सूबों की नुमाइंदगी भी देखिए हो। ना, 18th अमेंडमेंट में वसीम साहब अभी कहने वाले थे, आप मेरा ख्याल मेरी तरफ ले आए। तीसरी चीज़ जो इन्होंने की कि इन्होंने सूबों को खुद मुख्तारी दी। जब सूबों को खुद मुख्तारी देते हैं और फेडरेशन की बात करते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी एक अफादियत होती है, क्योंकि अब जो हमारा कोर्ट है उसके अंदर हमारे पंजाब सूबे से ज़्यादा जजेस हैं। तो ये भी तो उसको प्रमोट करा ना, उस कॉन्सेप्ट को। फिर ये है कि बाकायदा तौर पे एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसको जज बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट आजकल जितने केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लेते हैं
اور اس میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں باقی کیسز سفر کرتے ہیں ایک طریقے سے. دوسری طریقے سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسا ججمنٹ آئی نہیں, کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ایسا آیا نہیں جس کو پڑھ کے مزہ آئے. صحیح. تو وہ پھر ایک مکسچر, یہ لوگ ہوں گے جو بالکل کانسٹیٹیوشن کے کیڑے اور ان کی ایک ویژن کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, کانسٹیٹیوشن لا کے حساب سے ہوگی اسپیسیفکلی. اسپیسیفک. تو اس میں وسیم سجاد صاحب یقیناً یہ گفتگو تو آئی ہوگی, جی کیا وجہ بنی کہ اس اس طرف میں نہیں بڑھ سکے ہم؟ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں یہ اتفاق تھا پیپلز پارٹی کے درمیان اور پی ایم ایرن کے درمیان, کیونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ان کے درمیان دستخط ہوا تھا. اس میں تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ممالک میں بھی ہیں, مثلا ساؤتھ افریقہ میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اور اس کی جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کا طریقہ کار ایک خاص طریقہ کار ہو, صوبوں کی نمائندگی ہو, ان کی سیکیورٹی زیادہ ہو, ایک خاص ٹرم ہو, اور جتنے آئینی معاملات ہیں, آئین کی تشریح کرنا, آئینی اختیارات کا استعمال کرنا, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہو, اور جو عام مقدمات ہیں وہ نارمل جو ہماری ہائرارکی عدالتوں کی اس کے پاس ہو. اس میں جس وقت یہ چیز سامنے آئی تو ایک اور تجویز بھی سامنے آئی تھی کہ جی سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ مثلا 5 ججز کا یا 7 ججز کا بنا دیا جائے, سینئر موسٹ ججز کا, کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات وہ طے کریں اور دوسرے جو جج صاحبان ہیں وہ جو عام مقدمات ہوتے ہیں ان سے. تو اس پہ کافی بحث ہوئی, اور خیال یہ تھا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے شاید جو ہمارا نظام ایک روایتی طور پہ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا, کیونکہ پاکستان میں 1947 کے بعد فیڈرل کورٹ تھا, اس کے بعد سپریم کورٹ ہوا, تو ہم ایک نظام کے عادی ہیں, اور ایک نئی چیز بالکل شروع کرنا موجودہ حالات میں کو مناسب نظر نہیں آیا.